गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शिवाकांत शुक्ला, स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब ये प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मेरी गले में प्रॉब्लम होने की वजह से जो फेसबुक लाइव की क्लास थी वो हमारी भाजी रूबी तिवारी ले रही थी, तो मैं आपको क्लास नहीं ले पाया। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि थोड़ा गला फ़ायदा हो जाए, गर्म पानी पिया, ये सब सारी व्यवस्थाएँ की, तो अब कुछ हद तक मुझे आराम मिला, तो मैं आप लोगों के सामने फिर आ गया। लेकिन बेटा आप लोग वीडियो पूरा देखें और क्लास शेयर करते रहें। आप लोग क्या करते हैं, खुद नहीं देखते हैं क्लास, 1-2 मिनट देख करके उसके बाद छोड़ देते हैं, जबकि क्लास में जो कंटेंट है वो आपको जो ऑफलाइन में पढ़ाया गया है उससे भी बेहतर क्लासेस यहाँ हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें, और यदि आप क्लास को पूरा नहीं देखते हैं तो मैं आपकी क्लास बंद कर दूँगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? यानी कि इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, वो कार्य आप लोग कीजिए, क्लास को पूरा देखिए और लोगों के साथ क्लास को शेयर करते रहिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद आप लोग क्या करते हैं, पता लगता है 50 लोग देखते हैं, 60 लोग देखते हैं, जबकि संख्या ही यहाँ 100, 150 की संख्या ही होती थी। तो भाई आप लोग क्लास को पूरा देखें, मैं पूरा परिश्रम कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, लेसन 2। अब बेटा कुछ बुक्स में ये लेसन 2 है, कुछ बुक्स में लेसन 1 है, लेकिन मैं इसको लेसन 2 मान करके ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपको जैसे पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। तो क्लास 12 की फिजिक्स आपको 2-3 दिनों की बात मिल रही होगी, क्योंकि मैंने क्लास जो प्रश्नों की श्रृंखला चलाई थी उसमें लगभग आपको 46 मैंने प्रश्न दे दिए थे, मतलब 46 मिनट का वीडियो मैंने दे दिया था। ठीक है, और आप लोग उन क्लासों को देखिए। मैंने कहा था कि यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है, न्यूमेरिकल वगैरह पूछना है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, लेकिन किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया कि सर मुझे और न्यूमेरिकल की आवश्यकता है, या अब इनफ हो गया, पर्याप्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। आगे मैं किस प्रकार से प्रदर्शन करूँगा ये आपका कमेंट ही मुझे बताएगा। ठीक है, तो आप लोग भैया कमेंट करते रहें। अगर आपको न्यूमेरिकल की और आवश्यकता है तो आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं? यदि कमेंट करेंगे तब तो मैं आपके लिए चीज़ें लाऊंगा, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होगी उन टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। तो बेटा तो यानी कि आपका टॉपिक है क्षेत्रफल वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर। अब बेटा क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है, तो किसी समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो उसके परिमाण के तो बराबर होता है, लेकिन जो उसकी दिशा जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। उसकी दिशा जो होती है वो पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है बेटा, जैसे कोई पृष्ठ, मान लीजिए हमारी हथेली एक पृष्ठ है, अब इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर हम मान लेते हैं कोई राशि है, और क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो इसके परिमाण के तो बराबर होगा, इस पृष्ठ के परिमाण के बराबर होगा, लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होगी वो इस पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होगी। आइए हम इस डिफिनेशन को बोर्ड पर देखते हैं। तो बेटा अब हम देखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर ए वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर और उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। बेटा जैसे मैंने मान लिया कि जैसे ये आपका, ये जो हमारी हथेली है, ये कोई आपका क्या है, पृष्ठ है ना। अब हमें इसका क्षेत्रफल वेक्टर लिखना है। अब क्षेत्रफल वेक्टर लिखना है तो बेटा क्षेत्रफल वेक्टर का जो परिमाण होगा वो तो इसी के बराबर होगा, इसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन जो इसकी दिशा होगी वो पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने के लिए। ठीक है, मानिए किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा इसकी दिशा पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। चलिए भाई, जैसे मान लीजिए कोई आपका ये पृष्ठ है, अब इसका परिमाण क्या है, ए है, और इसके लंबवत लंब एकक सदिश यानी कैप है। लंब एकक सदिश मतलब ये होता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो और वह उस तल के लंबवत हो। ठीक है, माने उस पृष्ठ के लंबवत हो और उसका परिमाण क्या हो, 1 हो। और यन कैप जो होता है, एकांक सदिश को हम किसी सदिश पर जब कैप लगा देते हैं, इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं,
तो वो सदिश जो बन जाता है वो एकांक सदिश बन जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई, अब बेटा ये 3D फिगर है, ये आपका इधर बाहर आएगा, समझ रहे हैं, लेकिन अब बोर्ड पर उसको दर्शाया नहीं जा सकता है, इस वजह से हम ऐसे दर्शा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल A है और इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश क्या है, n कैप है, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर ये बराबर हो जाएगा n इंटू ए, n इंटू ये, जहाँ n कैप क्या बेटा, जहाँ n कैप लंब एकक सदिश है, माने कि n जो प्रदर्शित करेगा वो दिशा प्रदर्शित करेगा किसकी, क्षेत्रफल वेक्टर की, जो बताएगा कि जो इसकी दिशा होगी वो पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत होगी, और बेटा इसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब जो वेक्टर ए का परिमाण है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, और ये कैप जो प्रदर्शित करेगा वो इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, जहाँ n कैप लंब एकक सदिश है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताते रहें। तो बेटा क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। वेक्टर ए बराबर होता है n कैप इंटू ए, जहाँ n कैप आपका क्या है, लंब एकक सदिश है। ठीक है, तो बेटा आप लोग मेरे इस मुहिम में शामिल हो जाइए। मैंने मुहिम चलाई है कि सभी बच्चों को इस लॉकडाउन में घर बैठकर शिक्षा प्रदान की जाएगी, नहीं घर पर ही शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। और दूसरी बात है, कैसे पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कि कुछ बच्चे तो कमेंट कर रहे हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल शून्य हैं। तो मैं सभी बच्चों से चाहता हूं कि आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके अपना नाम लिखिए नोट्स पर, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9838772230 पर आप सेंड कीजिए। और राइटिंग का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेसबुक पर भी पब्लिश करूंगा। ठीक है, तो आप बेइज्जती मत कराना बेटा, आप लोग अच्छे राइटिंग में लिखना, नोट्स बनाना, और नोट्स हमारे नंबर पर आप लोग सेंड कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, लेकिन बेटा रणनीतियाँ बनाने वाला अध्यापक होना चाहिए। और वो तो मैं दिखा दूंगा कि इस मुहिम की कितनी अपार सफलता मिली है, वो मैं इस लॉकडाउन हटने के बाद सबके सामने एक्सपोज करूंगा। ठीक है, और उन लोगों को भी एक्सपोज करूंगा जो ऑनलाइन क्लास का विरोध करते हैं थे। ठीक है, क्या करते हैं। तो बेटा हम लोग जान गए क्षेत्रफल वेक्टर ना। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। और जैसे मान लीजिए कोई आपका तल है जिसका क्षेत्रफल a है और इसका लंब एकक सदिश क्या है, n कैप है, तो वेक्टर ये बराबर हो जाएगा n कैप इंटू ये। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे समतलीय कोण, प्लेन एंगल। तो समतलीय कोण वही कोण है जिसको हम आज तक कोण पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए बेटा कोई वृत्त है, कोई आपका क्या है, वृत्त है। अब वृत्त के परिधि पर जो किन्हीं दो बिंदुओं को जो मिला दीजिए, ये आपका चाप कहलाएगा, ये चाप हो गया। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं का जो भाग होगा उसको हम चाप कहेंगे। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको आर्क बोलेंगे। ठीक है, अब ये चाप बेटा वृत्त के केंद्र पर ऐसे कोण बनाएगा, है ना। वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। पता चल गया होगा ना कि वृत्त का चाप, देखिए बहुत बड़े आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ बाय डायग्राम। यानी किसी वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। बेटा ये अंतरित करने का मतलब ये हुआ, जैसे कहा जाए कि ये मार्कर कोण अंतरित कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ मार्कर के निचले हिस्से से जाने वाले रेखा और मार्कर के ऊपरी हिस्से से जाने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलेंगी, यानी कि जो कोण बनाएंगी वो अंतरित कोण कहलाएगा। समझ रहे होंगे ना मेरी बात। जैसे कहा जाए कोण अंतरित करने की बात,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्कर के निचले हिस्से से जाने वाली रेखा और मार्कर के ऊपरी हिस्से से जाने वाली रेखा जहां पर मिलेंगी, यानी जो कोण बनाएंगी उस कोण को हम अंतरित कोण कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है चाप कोण अंतरित करता है, इसका मतलब इस चाप की लंबाई इतनी ही तो है, तो इसका मतलब इस यहाँ से जाने वाली रेखा और यहाँ से जाने वाली रेखा और केंद्र पर जो कोण बनाती है उसी को अंतरित कोण कहते हैं। और वो अंतरित कोण क्या कहलाएगा, यहाँ पर इस पोजीशन में समतलीय कोण कहलाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा। चलिए भाई, तो इसकी परिभाषा हम लोग फिर से देख लेते हैं। आइए मेरे साथ बोलिए आप लोग। किसी वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। इस डिफिनेशन को हम बोर्ड पर लिख करके आपको पढ़ाएंगे। चलिए भाई, समतलीय कोण क्या है? किसी वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। एक रेडियन में 57.3 अंश होता है ना। अब है रेडियन की परिभाषा। तो रेडियन की परिभाषा बेटा समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कोई वृत्त है, अब ये इसकी त्रिज्या है, ये केंद्र से परिध को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये आपका परिध होता है और ये केंद्र होता है, मतलब केंद्र ऐसा बिंदु होता है जहाँ से परिध की दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। अब बेटा जितनी वृत्त की त्रिज्या है उतनी लंबाई का आप इस पर क्या ले लें, कोई चाप ले लें। जितनी त्रिज्या है उतनी लंबाई का क्या ले लें, चाप ले लें। और उस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो एक रेडियन कहलाएगा। तो यानी आपका क्या होगा कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। कंफर्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को रोक कर या बैठ करके इसको फिर से सुनिए, नहीं याद होता है तो कमेंट करके बताइए। मैंने विद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब बेटा हमको पढ़ना है घन कोण, यानी सॉलिड एंगल। तो घन कोण है क्या? जैसे मान लीजिए आप गोला देख रहे हैं ना, गोला जैसे गेंद देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, ये सब गोले क्या करती हैं, माने इसमें 3 विमाएँ होती हैं। यानी गोले और वृत्त में इतना अंतर है, गोला आपका 3D है और वृत्त जो है आपका 2D यानी 2 डायमेंशन है। उसके बाद गोले के केंद्र को आप नहीं छू सकते हैं, वृत्त के केंद्र को छू सकते हैं। क्लियर। गोले में आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों होता है, जबकि वृत्त में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है। यानी 2D फिगर में आयतन नहीं होगा, आयतन केवल किस में होता है, 3D फिगर में, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, इसकी गोला की कल्पना कर लें। ये गोला आपको ड्रा नहीं किया जा सकता है बोर्ड पर। अब इसका बेटा कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए। ये मान लीजिए आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर कुछ कोण अंतरित होगा और इसी कोण को हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे बेटा। और इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा हम ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई एक आपका यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव दिए है, माने संपूर्ण क्षेत्रफल पर नहीं विचार करते हैं। एक क्षेत्रफल अवयव, एक गोला है जिसका केंद्र वो है, त्रिज्या r है और क्षेत्रफल अवयव दिए है। तो इस दिए पर हम विचार करते हैं और इस क्षेत्रफल अवयव दिए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया घन कोण d ओमेगा है। तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा dA प्रोपोर्शनल r²। तो dA बराबर हो जाएगा d ओमेगा इंटू r², जहाँ d ओमेगा क्या है, यानी बेटा एक चीज आप ये जान लीजिए कि बेटा जितने त्रिज्या अधिक होगा उतने क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जितनी त्रिज्या कम होगी उतने क्षेत्रफल कम होगा। तो ये पाया गया प्रयोगों के द्वारा कि जो क्षेत्रफल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, r² के। तो dA बराबर हो जाएगा d ओमेगा r², जहाँ d ओमेगा क्या बेटा, d ओमेगा एक नेतांक है जिसे हम घन कोण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो d ओमेगा बराबर हो जाएगा dA/r²। समझ रहे हैं। अब अगर देखा जाए
संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, तो संपूर्ण पृष्ठ गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित किया गया घनकोण ओमेगा बराबर हो जाएगा, तो dA के साथ अब हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर 4 पाई। और ध्यान देंगे घनकोण का मात्रक बेटा स्टेरेडियन होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप लोग नोट्स बनाइए, आप लोग वीडियो को रोक करके। वैसे मैं आप लोगों के लिए नोट्स अगर लगा दूं तो वहाँ पूरा A to Z सीरियल वाइज से लिखने में आपके लिए आसानी होगी। अगर आप लोग कमेंट करके कहें कि यहाँ नोट्स लगाया जाए तो फिर हम अगले क्लास से आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग बोर्ड पर इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अब ध्यान देंगे बेटा घनकोण सॉलिड एंगल क्या है। तो देखिए किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घनकोण कहते हैं। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा जो घनकोण का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लीजिए एक गोला है जिसका केंद्र वो है, ये भाषा आपको लिख लेनी है। माना एक गोला है जिसका केंद्र वो है, त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। इसके क्षेत्रफल अवयव dA के द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित किया गया घनकोण d ओमेगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती होता है। तो dA प्रोपोर्शनल हो जाएगा r स्क्वायर। तो dA बराबर हो जाएगा क्या, d ओमेगा r स्क्वायर। dA बराबर क्या हो जाएगा, d ओमेगा r स्क्वायर, जहाँ d ओमेगा बेटा क्या है, एक नेतांक है और इस नेतांक को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। तो d ओमेगा बराबर आ जाएगा d अपान r स्क्वायर। अब बेटा घनकोण का मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अब हम देखेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया घनकोण। तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा देखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा देखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ r गोले की क्या है, त्रिज्या है। तो 4 पाई r स्क्वायर अपान r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। क्लियर? आशा करता हूँ कि आपको समझ गए हों। तो बेटा स्टेरेडियन की परिभाषा हम देख लेंगे। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। जितनी गोले की त्रिज्या है उसका वर्ग कर दीजिए और जो वर्ग करने के बाद आए उस उतने बराबर क्या ले लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें। और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित किया जाएगा, यानी घनकोण अंतरित किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एक स्टेरेडियन कहेंगे। तो आप लोग डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए और नोट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 9838772230 या जो कोचिंग का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, या जो विद्यालय के बच्चे हैं विद्यालय के ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से। इस लॉकडाउन में आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बेटा हम एक गोला लिए और इस गोले का केंद्र वो लिए, त्रिज्या क्या ले लिए, r ले लिए और इसके पृष्ठ पर एक बिंदु हमने p ले लिया। तो जब गोला लेंगे बेटा ना, तो जो गोले के पृष्ठ पर जो लंबवत होगा, तो लंबवत जो होती है वो वृत्त या गोले में उसे केंद्र से होकर जाती है। तो जैसे मान लीजिए हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, तो हमको अभिलंब इस पर खींचना है, यानी लंब एकक सदिश, तो इस पृष्ठ के ऊपर लंबवत हो गया। अब मान लीजिए जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो लंब एकक सदिश की दिशा में नहीं है, यानी कि जो अभिलंब सदिश है या लंब एकक सदिश है उसकी दिशा में नहीं है, यानी डीए जो है इससे थीटा कोण बना रहा है। तो बेटा देखेंगे डीए के दो घटकों में विभाजित करेंगे, एक आता है इस दिशा में जिसके साथ एक कोण बना रहा है वो डीए cos थीटा हो जाएगा, और इस दिशा में आता क्या हो जाएगा, डीए sin थीटा। ठीक है, तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना, तो इसी दिशा में हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए cos थीटा अपान r स्क्वायर। ये ध्यान देंगे, यदि डीए जो है वो लंब एकक सदिश की दिशा में ना होकर उससे थीटा कोण बना रहा हो। लिख लीजिए,
यदि डीए लंब रेखा सदिश कैप की दिशा में ना होकर उससे थीटा कोण बना रहा हो तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। समझ रहे हैं? चलिए भाई, तो बेटा अब हमको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले जान लीजिए फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स बेटा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रवाह। फ्लक्स क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? प्रवाह। तो यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बेटा वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र का एक गुण होता है जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन हम देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है? जैसे वैद्युत कोई क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र में कोई बेटा पृष्ठ नहीं होगा लेकिन एक काल्पनिक पृष्ठ की आप परिकल्पना कर लीजिए और उस काल्पनिक पृष्ठ को जब मान लेंगे तो वहां से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, उसी की जो गणना होगी, उसी की जो संख्या होगी, उसी की जो मेजरमेंट होगी, माप होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार मेरे साथ में बोलिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बेटा इसका हम गणितीय रूप में मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे देखेंगे? इसी मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र ई है और वैद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल अवयव हम डीए की क्या कर रहे हैं? परिकल्पना कर रहे हैं। तो बेटा क्षेत्रफल अवयव हम यहाँ सदिश वाला लेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे? क्षेत्रफल वेक्टर। तो बेटा वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर यानी वेक्टर डीए के स्केलर गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको चूंकि हम फाई ई से लिखते हैं तो चूंकि इस क्षेत्रफल अवयव के द्वारा है इसको हम डी फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए के स्केलर गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम डी फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ गए होंगे। वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए के स्केलर गुणन को डॉट प्रोडक्ट को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे डी फाई ई से प्रदर्शित फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म है तो इसको लिखा जाएगा डी फाई बराबर ई डॉट डीए। अगर बेटा इसके हम संपूर्ण पृष्ठ द्वारा देखेंगे तो ये फाई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीए। समझ रहे हैं? तो बेटा ई डॉट डीए बराबर क्या होता है? ई डीए कॉस थीटा। जैसे आप लोग जानते होंगे जब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ए डॉट डी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डीए बराबर क्या हो जाएगा? ई डीए कॉस थीटा। ई डीए कॉस थीटा। क्लियर? अब बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बराबर, अब ई कॉस थीटा तो बाहर हो गया, ये सरफेस इंटीग्रल या पर डीए। तो बेटा इसको ये 1 डीए लिखा है। अब 1 का समाकलन क्या होता है? 1 dx का समाकलन होता है बेटा x। तो 1 dA का समाकलन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। 1 dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। 1 dp का समाकलन क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो चूंकि 1 dA लिखा है तो इसका समाकलन बेटा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो e cos थीटा इंटू ये, तो फाई बराबर आ जाएगा आपका क्या? e cos थीटा। समझ रहे हैं? अब बेटा मान लीजिए जो आपका पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ है। तो जब बंद पृष्ठ होगा तो वहां से जब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्या लिखेंगे? इसको पढ़ेंगे बेटा क्लोज सरफेस इंटीग्रल बंद पृष्ठीय समाकल। क्या पढ़ेंगे? बंद पृष्ठीय समाकल। और ये हो जाएगा क्या? ई डॉट डी। अब बेटा इसको यही विस्तार रूप से और इसका ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये समझ गए ना कि वैद्युत फ्लक्स क्या है?
वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, और फ्लक्स माने होता है प्रवाह। फ्लक्स माने क्या होता है, प्रवाह। तो यानी कि जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप है, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई क्षेत्रफल डी है, तो वहां से गुजरने वाला वैद्युत फलक ई फाई बराबर ई डॉट डी ए। तो अब देखेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए, यानी ए डॉट डी बराबर ए बी cos थीटा। तो ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए cos थीटा। ई cos थीटा आपका बाहर हो गया, यह आ गया ऑन डी ए। तो 1 का समाकलन बेटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए cos थीटा। अब जैसे मान लीजिए पृष्ठ आपका क्या हो, बंद हो, तो बंद पृष्ठ होगा, तो बंद पृष्ठीय समाकल का चिन्ह लगा देंगे। ये समाकल, ये जो ऐसे चिन्ह लगा है, ये पृष्ठीय समाकल का चिन्ह है। अब जब यही चीज ऐसे हो जाएगा तो ये बंद पृष्ठीय समाकल हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ई डॉट डी ए। अब बेटा इसका मात्रक और प्रमेय सूत्र आपको देखना है। अब ध्यान देंगे, तो पहली चीज इसका मात्रक क्या हो जाएगा, माने फाई बराबर हो गया ई ए cos थीटा। तो बेटा cos थीटा का तो कोई मात्रक होगा नहीं, cos थीटा विमाहीन पद है। ई का मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का ई बराबर होता है, आप लोग जानते हैं एफ अपान क्यू नॉट। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम्ब। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। या इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर सी पावर -1। तो बेटा इसका मात्रक आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, या इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो विमेय सूत्र वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर नहीं वोल्ट बटा मीटर हो गया। एक आपका हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। cos थीटा आपका विमाहीन हो जाएगा, cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मात्रक वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसके और अन्य भी मात्रक हैं, जिसको हम आगे चल पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में पता हो गया। अब बेटा वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो अब ये बताओ कि आपसे अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कुछ चीज अधिकता है तभी तो हमारे हमसे निकलेगा, है ना। तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से क्या निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर प्रवेश कर रही हैं, अब ध्यान रखें, जब बाहर निकलेगा इसका मतलब थीटा का मान 90 अंश से कम होगा। जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेगी तो इसका मतलब थीटा का मान 90 अंश से कम होगा। और काश के लिए जो वैल्यू 90 से कम होती है उसका मान पॉजिटिव होता है। यहाँ काश थीटा पर ही वैल्यू धनात्मक या ऋणात्मक प्रदर्शित होगा, काश थीटा पर ही। तो अगर यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक होगा। और यदि प्रवेश कर रही हैं पृष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं, तो जब पृष्ठ में प्रवेश कर जाएंगी तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश से बड़ा हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, तो 0 से 90 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। इसमें ऑल पॉजिटिव होती है, जितनी भी त्रिकोणमितीय राशियां होती हैं। और 90 और 180 के बीच साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है। इसमें बेटा cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो बेटा अगर थीटा का मान 90 अंश से बड़ा हो जाएगा तो cos की वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक, क्योंकि इसमें 90 से अधिक ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, समझ रहे हैं। तो यह वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हूं तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो होगी 90 अंश से बड़ी हो जाएगी। और जब थीटा का मान 90 अंश से बड़ा होगा तो इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन बेटा इसको पूरा पढ़िए, पूरा नोट्स बनाइए। और मैंने एक मुहिम चलाई है कि आप लोग नोट्स बहुत बढ़िया शानदार तरीके से लिख करके हमारे पास भेजेंगे, और नोट्स जब भेजेंगे
तो मैं जिनका नोट्स सबसे अच्छा होगा उसको मैं फेसबुक पेज पर पब्लिश करूँगा। तो आप लोग अपने नोट्स को पब्लिश करवाने के लिए मेरे फेसबुक पर, और मेरे फेसबुक पर लगभग 5000 फ्रेंड हैं, तो सभी लोग देखेंगे, ठीक है। और भी तमाम लोग मुझे फॉलो, 1000 लोग, हमको 1000 से ऊपर लोग यानी 1100 के आसपास लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो सारे लोग देखेंगे। तो और उसके बाद एक मैंने पेज बनाया है, उस पेज को स्कॉलर विद शिवाकांत पेज को भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब लगभग आपके पूरे जिले में ये पेज आपको देखा जाएगा, ये आपकी नोट्स को देखा जाएगा। तो इसलिए आप लोग नोट्स अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इसके आगे की टॉपिक मैं अगले क्लास में, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। तो अब हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।